तो देखो बेटा, कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ये देखी थी। लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला देखा था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के बाद हमने लेंज लॉ देखा था, ठीक है। यस फैराडे लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और लेंज लॉ बोलता है कि इट विल ऑलवेज बी अपोजिंग इन नेचर। जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल ऑलवेज बी अपोजिंग इन नेचर, ठीक है। स्क्रीन का इशू शायद सर फिर से आ रहा स्क्रीन। है। हाँ रुक जाओ, दिख रहा है बेटा, गायब हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखे थे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला फैराडेज लॉ था, ठीक है। इसमें बोला कि ईएमएफ जो होगा प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। देन सेकेंड लॉ बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपोजिंग नेचर का होगा हमेशा, ठीक। फिर इसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ नाम की एक चीज़ देखी थी कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके टर्मिनल के अक्रॉस या उसके दो एंड के अक्रॉस को एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोला मोशनल ईएमएफ। उसके लिए हमने इक्वेशन देखी थी बेटा। पहली इक्वेशन क्या थी, ये मोशनल ईएमएफ जो था उसकी इक्वेशन थी बी एल वी, ठीक है। फिर इस बी एल वी से हमने डिराइव किया कि भाई ईएमएफ हो गया, अब अगर करंट भी आएगा सर्किट में तो बी एल वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से, राइट। पावर वी स्क्र बाय आर से हमने बी स्क्र एल स्क्र वी स्क्र बाय आर निकाली, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने मोशनल ईएमएफ देखा एक कंडक्टिंग रोड की वजह से। इसका फॉर्मूला हमारा क्या आया था बेटा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्र। फिर साइकिल का व्हील होता है या रिंग होता है, उसकी वजह से हमारे पास हाफ बी ओमेगा एल स्क्र। ये हमने फॉर्मूलाज कल देखे थे और इनसे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इससे अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है इंडक्टेंस का, ठीक है। इंडक्टेंस, तो इसमें तीन चीजें होंगी। सबसे पहला क्या है, इंडक्टर, दूसरा इंडक्टेंस और तीसरा इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा या चेंज इन फ्लक्स अचीव होगा, ये है प्रॉपर्टी। और इसके अलावा होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इज अ डिवाइस। जैसे रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज अ डिवाइस। सिमिलरली इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी एंड इंडक्टर इज अ डिवाइस। और तीसरी चीज होती है बेटा हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, ये है प्रोसेस, है ना, इट इज अ प्रोसेस। तो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, इंडक्टर की। और इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस या इट इज अ फिनोमिना, है ना, जो अचीव हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें आएंगी, बस डिफरेंस आपको ये समझना है। इंडक्शन इज अ, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, इंडक्टर इज अ डिवाइस एंड इंडक्शन इज अ फिनोमिना या फिर प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्टेंस होता क्या है ना। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने कल आपको बताया था। द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ इंडक्टेंस,
और सेकंड चीज है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड द सेकंड इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर एक कॉइल होगी, लेट्स फोकस ऑन अ सर्किट, दिया है क्या नीचे, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देयर इज अ कॉइल, ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल हम कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में, ये कॉइल होगी करंट कैरिंग कॉइल विद n नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, ये कनेक्टेड है एक सर्किट के अंदर। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसी बैटरी से। पहले वायर अटैच कर लेते हैं इसके अक्रॉस, और अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव, और यहाँ वायर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बीच में लगा दिया मैंने स्विच। ठीक है, ये स्विच है। अब जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, अभी स्विच ओपन है, तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा बेटा? नो सर, नो सर, नहीं नो करेगा। सर। अगर मैं स्विच क्लोज करूंगा तो क्या फिर करंट फ्लो करेगा? यस सर। करेगा। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो करंट के फ्लो की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यस सर। है ना? जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये इंडक्टर, ये कॉइल क्या करेगी, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। अब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू भी पास करेगा? क्या यस सर। ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, क्या ये इस ये एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, एन नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स हैं, इसके लूप्स हैं, उनके थ्रू भी ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा? यस सर। करेगा। यस सर। तो कल हमने जो लॉ पढ़ा था कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, देन इट प्रोड्यूसेस अ ईएमएफ, है ना? ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? इट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू अपोजिंग इन नेचर, द है ना? वो हमेशा क्या होगा? अपोजिंग नेचर का होगा। तो देखो, ध्यान से देखना, इसमें हमें ना 3 अलग अलग स्टेप्स पे इसको एनालाइज करना है। सारी चीजें भूल जाओ, वापस से फिर से वही कॉइल देखते हैं। ठीक है, ये कॉइल है बेटा, सर्किट में अटैच्ड है, कोई बैटरी है। सबसे पहला टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मैं बात कर रहा हूँ। t इक्वल्स टू 0 यानी कि स्विच क्या है? ओपन है। तो ओपन स्विच में यहाँ पे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है, दूसरा टाइम, जब t इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद वाला टाइम, जैसे t इक्वल्स टू 0 हो गया, उसके जस्ट बाद वाला, यानी जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया उसके तुरंत बाद वाला जो समय होगा, उसमें क्या हो रहा होगा? करंट एस्टेब्लिश हो रहा होगा सर्किट में। जैसे मान लो आप घर पे मोटर चलाते हो ना, पानी की मोटर चलाते हो, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ट्रांजिएंट फेज होता है एक, भाई आप तुरंत तो पूरा पूरा पानी आने नहीं लगता, पहले धीरे धीरे कम पानी आता है, फिर धीरे धीरे पूरा एस्टेब्लिश, ऐसा होता है ना? तो ठीक ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा। जैसे आप स्विच ऑन करोगे, मोटर चलती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मान लो आपने अपने घर की मोटर ऑन करी, तो पानी आना स्टार्ट हुआ, मे बी 15-20-30 सेकंड लगेंगे उसको पूरा पानी देने में। ठीक है, शुरू में कम निकलेगा पानी, फिर धीरे धीरे उसका एक कांस्टेंट फ्लो रेट एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फेज होता है, जब आपने स्विच ऑन किया और जब तक पानी का एक फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं हुआ, उस फेज को बोलते हैं बेटा ट्रांजिएंट फेज, है ना? यानी बदलता हुआ फेज है। उसमें किसी भी समय अगर आप बात करो, तो उस समय पानी का फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। और फिर एक स्थिति आती है जब वाटर का फ्लो रेट क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया, कि यानी कि वो अपने जो कांस्टेंट फ्लो रेट ऑफ वाटर है उस पे जाकर रुक जाएगा, और उसी हिसाब से आपका फ्लो फिर बाद में चलता रहेगा, और समय के साथ उसका फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऐसा एस्टेब्लिश हो गया कि समय के साथ फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना? 11th में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा स्टेडी फ्लो, यस सर। पढ़ा है ना? when यस the flow सर। rate does not changes, when the flow velocity at a given point does not change with the time, then it is called as steady state। तो जब आपका फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया, पानी से जो किसी नल से पानी निकल रहा है उसका फ्लो रेट एक समय के बाद कांस्टेंट हो गया है, तो वो क्या कहलाया? स्टेडी स्टेट। तो यहाँ भी इसी तरीके से देखेंगे, t टू 0 पे आपका स्विच था ओपन, कोई फ्लो रेट नहीं था, कुछ नहीं था, ना करंट था, कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, मान लो मैंने क्या किया, इस स्विच को मैं कर देता हूँ क्लोज, कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, और
ऐसे फ्लो करेगा इसमें। लेकिन ये जब हम ड्रॉ करते हैं सर्किट में, जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि भाई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम है ना डायग्राम में स्टेडी स्टेट ऑफ द सर्किट ड्रॉ करते हैं, राइट। बट उससे थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले बहुत ब्रीफ इंटरवल, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है 1 मिली सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। यस आपने आपने सुना है यस कि सर स्पीड, कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिसिटी? 3 into 10 raised to power 8 नहीं स्पीड ऑफ लाइट से है ना, Light. 3 इंटू 10 टू द पावर Yes, 8 sir. मीटर पर सेकंड से। और पानी जो हमारा निकलता है नल से, वो कितना, इतनी तेज तो नहीं होता ना, इसलिए उसको स्टेब्लिश होने में, उसका जो स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश होने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वाटर का जो फ्लो करता है नल से, उसका स्पीड इतना तेज नहीं होता है, इसलिए उसका स्टेडी स्टेट आने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इतना तेज फ्लो कर रही है, इतना तेज चल रही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से, तो उसका स्टेडी स्टेट भी जल्दी आ जाएगा। तो उसमें लगभग नैनो सेकंड लगा, मिली सेकंड, कुछ भी लग सकता है ना, वो हमें नहीं पता और हमारे कंसर्न का भी नहीं है। बट वो बहुत छोटा टाइम होगा जिस समय की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, तो उस समय सर्किट में जो करंट है वो बढ़ रहा होगा, या करंट अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट एस्टेब्लिश नहीं हुई होगी। तो जैसे जैसे करंट इन द सर्किट बढ़ता रहेगा, तो ड्यू टू दैट देयर विल बी सम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, है ना भाई। कम करंट फ्लो करेगा कॉइल से तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्योंकि ट्रांजिएंट फेज के अंदर करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे अपनी स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट की तरफ बढ़ रहा है। तो ड्यूरिंग दैट चेंजिंग फेज, ड्यूरिंग दैट ट्रांजिएंट फेज क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल चेंज होगा। और वो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कराएगा, है ना। क्योंकि फ्लक्स चेंज तभी होगा ना बेटा, तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, So, एन ए बी, B cos theta. Sin cos theta. एन ए बी, फाई का cos फॉर्मूला theta कल क्या आया था, देखो, एन ए बी cos कोस theta थीटा, ठीक है। Cos. कोस थीटा तो चलो छोड़ देते हैं, तो शेप फैक्टर है। नंबर ऑफ कॉइल्स क्या चेंज हो रहे हैं इस कॉइल में, नहीं हो रहे। क्या एरिया चेंज हो No, रहा है, sir. नहीं हो रहा। तो No, फ्लक्स, sir. फ्लक्स नॉन जीरो होने के लिए, फ्लक्स को नॉन जीरो होने के लिए, फ्लक्स की एक वैल्यू, चेंजिंग फ्लक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग Magnetic दैट इज field. वेरिएबल। Yes. भाई डी फाइव बाई डी टी को Yes, अगर sir. डी फाइव बाई डी टी को अगर नॉन जीरो होना है, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो वेरिएबल हो। अदरवाइज तो फिर सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, नंबर ये भी कांस्टेंट, ये क्या बोलते हैं, अरे यार, हाँ, ये एन कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। अगर बी भी कांस्टेंट हो जाए मान लो, तो बी कांस्टेंट होने की वजह से फिर सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा, zero है ना। तो वो नहीं होना, तो क्या चेंज होना चाहिए फिर, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका है, जो क्या है, चेंज इन द transient करंट। Current. ट्रांजिएंट फेज के अंदर जो करंट की वैल्यू जीरो से बढ़कर स्टेडी स्टेट करंट की तरफ जाएगी, वही क्या कराएगी, वही उस बहुत छोटे से इंटरवल में, वो इंटरवल नैनो सेकंड भी हो सकता है, इतना छोटा इंटरवल होगा, लेकिन वहां पर क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो, पहले इस कॉइल का अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने लगे, तो मान लो इनिशियली भाई सिर्फ एक ही लाइन आई, मतलब इतना कम इंटेंसिटी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ गई, और फिर इवेंचुअली कौन सी स्टेट, कौन सी वैल्यू पे जाकर रुकेगी बेटा, ये Steady state पे. स्टेडी स्टेट state पे पे जाकर रुक जाएगी। तो स्टेडी स्टेट पर जब चली जाएगी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. yes और sir अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा कि फिक्स्ड हो जाएगा? Fixed हो जाएगा. Fixed हो जाएगा. fix और हो अगर जाएगा अगर sir फ्लक्स फिक्स हो गया, तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा? No, sir. no sir no sir अब आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब आपको चीज समझ आ चुकी है। तो हम केवल और केवल किस फेज की बात कर रहे हैं, इंडक्टेंस कहाँ पे आएगा, Transient. ट्रांजिएंट फेज में आएगा, मतलब Transient केवल और phase। केवल उसी स्थिति में आएगा जब हमारा करंट क्या होगा, चेंजिंग होगा करंट, है ना। Change. करंट हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे ही करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, और इंडक्टेंस नाम का कोई भी चीज वहां पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंडक्टेंस हो ही नहीं सकती है। समझ गए? Yes, sir. yes sir अब इससे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, क्या इंडक्टर, इंडक्टर की इज्जत जो है ना फिजिक्स की दुनिया में, केवल तब तक है जब तक कि वहां पर करंट की वैल्यू घटती या बढ़ती रहे। और अगर करंट कांस्टेंट हो गया सर्किट में,
तो फिर इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ Insulator. वायर, Sorry. इट बिहेव्स लाइक अ वायर। जब Okay. जब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, जीरो रेजिस्टेंस की तरह, इट Yes. बिहेव्स लाइक अ वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, है ना। और जब तक करंट चेंज होता रहेगा तो इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। Inductance. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। ठीक है, चलो जी, अब इतनी कहानी समझ आई। तो अब देखो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखी हुई, बट जो काम काम का है वो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फ्लक्स जो है फ्लक्स केवल और केवल तब तक आता है जब तक कि करंट रहेगा सर्किट में, चेंजिंग करंट, राइट। और इसको बोल Yes. जो इस कॉइल के अंदर जो चेंजिंग फ्लक्स रहेगा वो एक ईएमएफ जनरेट करेगा, है ना। ये अब देखो आगे की कहानी सुनो, ये ट्रांजिएंट फेज में ईएमएफ जनरेट हो, ट्रांजिएंट फेज में करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज की वजह से फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स जो है d∅dt वो भी है, उसकी नॉन जीरो वैल्यू है। और उसी की वजह से लेंज लो क्या बोलता है, एक अपोजिंग नेचर का ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। एक अपोजिंग नेचर का ईएमएफ जनरेट होगा किसमें, इंडक्टर में। तो अगर मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा आपको, कि अगर मैं वायर से इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं यहाँ ड्रॉ करके, ध्यान से सुनना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, फिर इसके बाद आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। ये कॉयल है मेरी, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको। जब इसमें ट्रांजिएंट फेज की वजह से इसमें इंडक्टेंस हो रहा होगा तो क्या करेगा बेटा, ये कुछ बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, मतलब इधर से उल्टा करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। बैटरी क्या चाहती है, बैटरी चाहती है कि करंट ऐसे जाए येलो डायरेक्शन में, ठीक है। और जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, वो क्या रहेगा, वो इस बैटरी के द्वारा जनरेट किए गए ईएमएफ से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और ये केवल और केवल तब तक प्रेजेंट रहने वाला है जब तक कि इसमें चेंज इन करंट रहेगा, सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगा, राइट। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके प्रोसेस भी बताऊंगा, हाउ वी कैन अचीव दिस ट्रांजिएंट स्टेट कंटिन्यूअसली, है ना, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो अब इनको रिलेट करने का, करंट इन द सर्किट, फ्लक्स फाई, इनको रिलेट करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जब एक कॉइल खुद के साथ ही, खुद के अंदर ही फ्लक्स चेंज करा रही है और उसकी वजह से एक बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एल। फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब ये क्या है, आई क्या है, करंट ट्रांजिएंट फेज का, और फाई क्या है, फ्लक्स, और एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसी को हम एल, फाई इज इक्वल टू एल आई को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया इधर, ये एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया। इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया। अब हमें ये पता था कि डी फाई बाई डी टी तो क्या होता है, लेंज लो बोलता है माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ होता है, डी फाई बाई डी टी इज माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ। इसी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बैक ईएमएफ, जो आपका जनरेट होगा वो आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला लिख लो आप, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इतना आपका बैक ईएमएफ जनरेट होने वाला है, जिसमें एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल है गिवन होगी, और डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ट्रांजिएंट फेज में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हेनरी है, HENRY, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, एच के नाम इस पे कैपिटल एच से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, ठीक है। अगर स्क्वायर कॉइल होगा तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, सर्कुलर रहेगा तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें सर्कुलर कॉइल के लिए, तो सर्कुलर कॉइल के लिए अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई टू आर, ठीक है, म्यू नोट म्यू आर एस एन स्क्वायर ए बाई टू आर। तो इनको अभी देखेंगे, इनसे फॉर्मूला से क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, इनको अभी छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मेन फॉर्मूला है जिसकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कि एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, दैट इज 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एल आई स्क्वायर। आई क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस करंट इन द कॉइल,
जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उस अगर मान लो आपको बोला जाए कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या रहेगी, हाफ एल आई स्क्वायर, आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड का कंसेप्ट आपको एक बार एलआर सर्किट पढ़ाएंगे, इसके बाद इंडक्टर रजिस्टर सर्किट, उससे आपको एनर्जी स्टोर्ड का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा होगा कि सर ये एनर्जी कहाँ से स्टोर हो रही है, बट आपको समझ आएगा ये। ठीक है, एलआर सर्किट जब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसी में एलसीआर सर्किट्स भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखो कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। इसको फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। अब तक जो पढ़ाया समझ आ रहा है आपको कि चल क्या रहा है? Yes, sir. ठीक। यस सर। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये समझ आया ना कि इसमें इंडक्टेंस क्यों हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा चेंजिंग करंट की वजह से, वो इस कॉइल के थ्रू भी पास करेगा। और कल हम पढ़ रहे थे ना कि एन नंबर ऑफ कॉइल का जो होगा, अगर टर्न्स हैं तो उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। वही बैक ईएमएफ यहाँ भी आ रहा है ना, तो ये आपको समझ आना चाहिए। राइट, अब इसके बाद दूसरी चीज होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि अगर दो कॉइल हैं, अगर दो कॉइल हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो ये हैं दो कॉइल। ठीक है, अगर एक कॉइल को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे मानो, तो अगर एक को यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट आएगा, इस करंट की वजह से ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और दूसरी कॉइल के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से भी पास करेगा। तो जब ये सेकेंडरी कॉइल या L2 जो कॉइल है उसके थ्रू ये करंट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, तो उसके अंदर भी कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, है ना, उसके अंदर भी कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है, बात ये है कि जो ये फिनोमिना है कि करंट चेंज हुआ एक कॉइल में और इंडक्टेंस किस में हुआ, दूसरे कॉइल में। तो जिसमें जिस कॉइल में हम करंट दे रहे हैं, जिस कॉइल में हम पावर सोर्स को लगा रहे हैं, वो हमारा होता है प्राइमरी कॉइल। उसमें तो हमारा चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तो उसकी वजह से मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। सेकेंडरी कॉइल है जो उसके पास रखी हुई है, इस सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में क्या होने वाला है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने वाला है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा तो इसमें कुछ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, इसमें कुछ इंडक्टेंस आएगा ड्यू टू दैट, एंड दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ जी तमनप्रीत। Sir, screen में show हो रही है. स्क्रीन मुझे तो दिख रही है बेटा स्क्रीन सबको। Yes, sir. Yes, sir. डिस्कनेक्ट ही हो गई शायद तमनप्रीत, इंटरनेट का इशू है बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो। तो समझ आया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, कि अगर कॉइल खुद के अंदर ही बैक ईएमएफ जनरेट करे तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर दूसरा कोई सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है जिसके अंदर ये इंडक्टेंस का फिनोमेना आपको मिले, तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर्मूला वाइज इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, वहां पे क्या था, -L/di/dt था, यहाँ पे -M/di/dt है। M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, L इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्टेंस था दैट वाज ओनली डिपेंडेंट अपॉन, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्री ऑफ अ कॉइल, केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। राइट, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल डिपेंड अपॉन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, और एक चीज होती है के, एक चीज होती है के। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल तो हो गया भाई, ज्योमेट्री ऑफ फर्स्ट कॉइल की वजह पे डिपेंड करता है कि छोटी कॉइल है, बड़ी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उस सब पे। ठीक है, L2 डिपेंड करेगा सेकेंडरी कॉइल या कॉइल नंबर 2 के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी शेप साइज ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, और के जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इन दोनों कॉइल्स को किस हिसाब से रखा हुआ है एक दूसरे के आसपास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट बेटा। ठीक है, के इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट। तो देखो जितना भी फ्लक्स चेंज हुआ, जितना भी फ्लक्स आपको मिला, अगर वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पूरा का पूरा फ्लक्स आपको मिला तो उसमें बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट 1 है। जितना भी चेंजेस आपने प्राइमरी कॉइल में करे वो सारे के सारे उसके इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल में ऑब्जर्व हो गए, तो क्या बोला, कपलिंग कांस्टेंट इज 1।
और अगर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, मान लो आप चेंज कराए जा रहे हो, फर्स्ट कॉइल में इंडक्टेंस कराए जा रहे हो, सेकेंडरी कॉइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, आपने इस तरीके से उसको रखा है या शील्डेड करके रख दिया है, तो उस केस में कपलिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे कपलिंग कांस्टेंट जीरो हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कपलिंग कांस्टेंट अगर वन हुआ तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगी, उसमें क्या होगा, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया ये, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, इसका अंडर रूट कर दिया, राइट। तो अब ये फॉर्मूला लिख लो आप, पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का लिख लो, देखो इंपॉर्टेंट वाले हाईलाइट कराए थे नीचे, ये एनर्जी का ये आपने लिख लिया होगा, EMF इज इक्वल टू माइनस LDI/dt। सिमिलरली ये लिखो ये वाला, EMF इज इक्वल टू माइनस MDI/dt, यहाँ पे M इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हाँ जी, तो k की वैल्यू 0 और 1 का वैल्यू फिर से रिपीट करना, नेटवर्क बताता चला हूँ गया बेटा, था। बताता हूँ, अभी बताता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके बता दूंगा आपको। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सब बच्चे, पहले कर लिया। अब एक फॉर्मूला ये है, M इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। यहाँ पे K कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। अब देखो K, यार देखो इसको ना दो डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ मैं क्या हो सकता है इस केस में। मानो एक कॉइल है मेरी रेड कलर की कॉइल, ठीक है, इस कॉइल को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, या मतलब अभी के लिए तुम मान लो कि ये ऐसा सोर्स है जो कि कंटिन्यूअसली करंट वेरी कर रहा है, ये बैटरी मानो इसको, लेकिन इसका करंट हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है, मैंने ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हर टाइम फ्लक्स चेंज होता रहेगा? Yes, होता sir. रहेगा भाई, करंट चेंज होता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा और फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, राइट। अब मैं सेकेंडरी कॉइल, ये मेरी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, जिसको मैं L1 बोल रहा हूँ, रेड कलर से लिख देते हैं इसका L1 इंडक्टेंस है, ठीक है। एक सेकेंडरी कॉइल मैंने ली और इसके ही अराउंड रैप कर दी, मतलब इनको कंसेंट्रिक बना दिया मैंने, ठीक है, और ये ऐसे है, इधर है, इधर, ठीक है। अब देखो जितना भी फ्लक्स चेंज होगा रेड कलर की कॉइल से, क्या वो सारा का सारा आप सेकेंडरी कॉइल में भी ऑब्जर्व होगा चेंज इन फ्लक्स, उतना सारा का सारा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट क्या हो गया फिर? 1. 1. ठीक है। अब मैं जीरो वाला केस ड्रॉ करके दिखाऊं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा जीरो कब होगा। अब आप बोलोगे सर देखो आपने बोला कि इनफाइनाइट तक जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा लगेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक शील्डिंग भी कर सकते हैं भाई। एक कॉइल मैंने ये ली और मैंने क्या किया, इसको वही सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रही है। अब मैंने क्या करा, मैग्नेटिकली शील्ड कर दिया इसको, मतलब किसी ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जा नहीं रहा, और दूसरी कॉइल बाहर रखी हुई है, तो इनके बीच में कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा? 0. 0. जीरो। भाई अंदर वाली कॉइल में Zero. कितना भी फील्ड जनरेट होता रहे, बाहर वाली कॉइल को उससे कोई फर्क पड़ रहा है? No, नहीं sir. No, पड़ता। sir. तो इसको मैग्नेटिक No, sir. शील्डिंग बोल देंगे, जो ये हमने ब्लैक कलर का अभी डाला ना, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। तो अगर ऐसे शील्ड कर दिया तो केस जीरो हो सकता है, और अगर आपने ऐसे कंसेंट्रिक कर दिया और कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एस्केप नहीं कर रही विदाउट पासिंग थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारा शील्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, कपलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। 1. समझ आया अभी? अब पूर्व Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट और है, वो भी कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, अब क्या हो सकता है, सीरीज या अब इंडक्टर्स हैं ये बेसिकली, है ना, ये L1 क्या है, ये एक इंडक्टर है, डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, इनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सीरीज में जोड़ दिया इनको, L1 L2 सीरीज में जुड़ गए। तो सीरीज में इनका जो जब ये कनेक्टेड होंगे तो उस टाइम पे इनका इंडक्टेंस कैसे ऐड होगा, देखो दे कैन बी एडेड लाइक दिस L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पर क्या अजम्पशन है, व्हेन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एब्सेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एब्सेंट, कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन इनके बीच में नहीं होगा, कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या है, वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे आपने सील्ड कर रखा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है मैग्नेटिकली, उससे राइट साइड वाले कॉइल को कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो सिंपली आप क्या करोगे, दोनों के इंडक्टेंस को
ऐड कर दोगे। इंडक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इंडक्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है दोनों कॉइल में, भाई L1 है L2 है, ये मैग्नेटिकली शील्डेड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एम जो इसमें इंडक्टेंस जो इंडक्शन होगा, मैग्नेट फ्लक्स चेंज होगा, वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी पास करेगा। तो उस केस में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जो ये म्यूचुअल इंडक्शन है वो अपोजिंग नेचर का हो सकता है, या ये फेवरिंग नेचर का हो सकता है। अब ईएमएफ का जो डायरेक्शन था वो हमारा डिपेंड किस पे करता है कि भाई आपका फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, फ्लक्स डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, और कॉइल का जो कनेक्टेड कैसे है। तो अगर ये अपोजिंग नेचर का होगा, अगर अपोजिंग नेचर का होगा तो इंडक्टेंस क्या होगा उसमें से ऐड हो जाएगा। ठीक है, if the mutual induction is present and opposes the self inductance of the coil, L1 और L2 के इंडक्टेंस को अपोज कर रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। इसमें ध्यान ये रखना है, देखो अपोज वाले में ऐड हो रहा है, और व्हेन दे फेवर या अपोज कर रहा है तो ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो जा रहा है। और व्हेन दे आर फेवरिंग इन नेचर, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन आर फेवरिंग इन नेचर, तो उस केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो बस। ये 2 फॉर्मूला और नोट डाउन कर लो, और एक ये नोट डाउन कर लो, 3 फॉर्मूला, 1 2 3। बस ध्यान ये रखना कि जब फेवरिंग है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर सिमिलरली हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में जैसे हमारा रजिस्टर्स ऐड होते हैं पैरेलल में, सिमिलरली इंडक्शन ऐड हो गया। ठीक है, इंडक्टेंस L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये वही है 1 अपॉन L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, इसी को लिखा है करके ना। ठीक है, तो रजिस्टर्स जैसे ऐड होते हैं वैसे ऐड हो गया। और 2 फॉर्मूला ये हैं, व्हेन इट फेवर्स, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे, और ये, और व्हेन इट अपोजेस, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है, ये भी है। इनका वैसे इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है नहीं, मैं नोट्स में आप देख लेना, चाहे अभी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। अब LR सर्किट है, ये बचेगा, ये आज नहीं पढ़ रहे। अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया है कि इंडक्शन इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी होपफुली। अब कुछ क्वेश्चंस टारगेट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने इसका। सर स्क्रीन में दिख नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन गायब हो गई क्या? यस सर। आ गई अब? यस सर। यस सर। करो। इसका फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने आपको, एनर्जी स्टोर्ड।
आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर है बेटा? Option Sir, C. A micro. ऑप्शन नंबर सी। B. B. ए की बी है? B. बी है ना? सी कैसे आ गया? B. फॉर्मूला बताओ। Sir, Half L L I I square. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ Li. L I square. एल L I आई square. स्क्वायर ना, हाफ एल आई स्क्वायर या हाफ आई एल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या क्या वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में? Sir, L की हाँ और I sir, की. L का square. L I square I का लिखी. square. L I square. अच्छा, ओके, आई एल स्क्वायर कर दिया क्या मैंने? एल आई स्क्वायर था ना, लिखने में Yes, गड़बड़ sir. कर दी मैंने। चलो पहले एल ही लिख देते हैं। मैंने पहले आई लिखा और फिर एल पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हाफ इंटू एल की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा इंडक्टेंस की? 4. 4 into 4. 4 10 into 10 to the power. ठीक है। और आई इज गिवन एज 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लो। तो 8 माइक्रो, 8 माइक्रो joule. जूल्स है ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो 8 माइक्रो जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। 2023 में आया था ये सवाल। खाली एक फॉर्मूला पता हो तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा हमारे से, इसको करेंगे अब बाद में। ये करो, सेम कंसेप्ट है। जिनका पिछला नहीं हुआ वो इसको देख के करो, जिनसे पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ वो इसको करो। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, 2018 में आया हुआ सवाल है। आ गया आंसर? Yes, sir. क्या आया बताओ, विच इज द राइट आंसर? Option D. Yes. Option D. ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया? Same formula. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ Half एल Li. आई, L I square. तो हाफ इंटू एल की वैल्यू क्या दे रखी है जी? निकालनी. 30 निकालनी है ना। तो आपको Yes, फिर sir. ये ऐसे नहीं लगाएंगे इसको, फिर हम वैल्यू रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की दी है वैल्यू 25 मिली जूल्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल की वैल्यू निकालनी है, और करंट की वैल्यू 60 इंटू 10 to 10 the टू द power पावर 3 का whole. का स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? एल जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 10 टू द पावर -6। Sir, screen नहीं दिख. Sir, screen. फिर नहीं गायब दिख हो रही. गया, रुक जाओ। अब दिख रही है बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्या हो गया यार मेरे इंटरनेट को? रुको, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा?
नहीं दिख रही बेटा स्क्रीन अभी भी? सर अब दिख रही है। आ गई। सर अब दिख रही। हाँ ठीक है। तो 5 × 10⁻³ ऊपर 50 आ गया। इसको कर लो सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी आ रहा है ना। डी सर। यस सर। 13.89 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये आपका आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 3600 ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 13.89 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर ऐसे भी निकाल लोगे ना, अभी यहाँ तक आ गया कि 500 डिवाइडेड बाय 36, यहाँ तक तो सभी आ जाएंगे आराम से। तो उसके बाद आपको फिर से स्क्रीन स्क्रीन चली गई। रुक जाओ कोई बात नहीं, आ जाएगी स्क्रीन। यार मैं अपने गांव में हूँ एक्चुअली, दिक्कत ये है यहाँ पे ना नेटवर्क का बड़ा इशू है। सेकंड स्क्रीन ब्रॉडकास्ट स्टॉप। दिक्कत ये है मैं छत पे भी नहीं जा सकता। करेंगे इसका कुछ इलाज। ठीक है, तो शॉर्टकट करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हो बेटा कि 500 डिवाइडेड बाय 36 तक तो सब लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर आपको दिख रहा है ऑप्शंस में से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ना, 10 और 20 के बीच में। क्या आंसर बच गया फिर डायरेक्टली हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी है ना, तो फिर डी डायरेक्टली टिक कर देंगे हम। डेसिमल में ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये करो अब। Current of flows through a coil, magnetic flux linked with the coil is। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना है, करंट और इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी है। सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है ना कॉइल का, तो मनप्रीत ने निकाल लिया। इनको फॉर्मूला याद है वो तो तुरंत निकाल पाएंगे। अच्छा, इंडक्टेंस जो भी है ना, इंडक्शन का प्रोसेस जो है, केवल और केवल तब तक चलता है जब तक करंट चेंजिंग रहेगा, है ना। जब तक कि करंट की वैल्यू बदलती रहेगी सर्किट में, तब तक खाली है। क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा इसमें? So फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो देखो क्या है वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं है, कितना आ गया 5 × 2.5, तो क्या आंसर आ रहा है जी? ऑप्शन बी ऑप्शन बी। है ना, 12.5। 12.5 वेबर आ गया। ठीक है, कल बताया था आपको कि फ्लक्स का एस यूनिट क्या होता है, वेबर। ठीक है, अब अगला सवाल करो। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, एक बार पढ़ के देखो फिर बताऊंगा आपको एक हिंट, फिर करेंगे इसको। करंट इन एन इंडक्टर करंट का जो है ना टाइम के साथ प्लॉट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट वोल्टेज विद टाइम। ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन कैसे होगा? अच्छा, अगर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई नहीं, अगर वो बता दिया होता ना, तो अब तक तुम इसको कर चुके होते। पर चलो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर बताऊंगा। जो हम ट्रांजिएंट फेज बता रहा था ना, उससे रिलेटेड है, थोड़ा उसके आसपास सोचो, समझ आएगा।
क्या आंसर आया मोनिका? ऑप्शन बी। 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 बी, अच्छा। दीपा? डी ऑप्शन। ऑप्शन बी। डी। डी। तमनप्रीत? सब भी लग रहा है। डी लग रहा है। अच्छा, एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर जो है वो केवल और केवल बैक ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस करता है जब तक कि उसके अंदर से करंट चेंज होता रहे, है ना। और एक स्टेट आती है मैक्सिमम जहाँ पर क्या होता है, स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको। उस जब स्टेडी स्टेट आ गया तो क्या इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ वायर। वायर। और वायर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? नो सर। नो सर। वायर्स क्या होती है? मेटेलिक वायर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जहाँ पर हर एक Yes, पॉइंट पे yes, सेम sir. पोटेंशियल रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि जब इसमें करंट मैक्सिमम रहेगा तो उस समय पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर शुड बी जीरो। तो फिर हमारा ऑप्शन बी तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि भाई मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू थी ये वाली, उस समय पोटेंशियल भी मैक्सिमम दिखा रहा था, तो ऑप्शन बी गलत। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि कौन से में ए, सी और डी में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अब इसमें भी देखने लायक बात ये है कि भाई करंट जो जो जब करंट मिनिमम था, करंट मिनिमम जब स्टार्ट होता है कहाँ में, सर्किट एक बार दिखाई देता हूँ तुम्हें उस पीडीएफ में जाके। यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इसका, ठीक है, उस समय करंट मिनिमम से चलकर मैक्सिमम की तरफ जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप देखो कि पोटेंशियल की अगर बात करें तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कब रहेगा? जब करंट मिनिमम है। फिर जैसे ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट जब पीक कर जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट को अप्रोच कर लेगा, उस समय क्या होगा? उस समय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जीरो हो जाएगा, यानी द इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वायर, वायर। है ना। तो इंडक्टर को कभी भी अगर सीधा जोड़ दिया ना सर्किट में ऐसे बैटरी से, तो क्या होगा? वो फ्यूज हो जाएगा, है ना, वो ऐसे क्या करेगा, बर्न आउट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बताएंगे आपको कि ये इंडक्टर आपका केवल एसी सर्किट में जोड़ा जाता है, जब जहाँ पे आपका करंट या फिर वोल्टेज आपका वेरी करता रहे समय के साथ, है ना। वो बाद में अगले चैप्टर का यही कंसेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। तो अभी के लिए समझो कि करंट मैक्सिमम था, यानी क्या था? स्टेडी स्टेट था, है ना बेटा, मैक्सिमम करंट की यस जब सर। तो उस समय वोल्टेज जो है आपकी क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी, वोल्टेज इज मिनिमम। और इसमें क्या होगा? सर्किट ये टी जीरो पे सर्किट ओपन था, सर्किट ओपन था तो पोटेंशियल भी जीरो, सॉरी करंट और पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ मेरे पर पास मैम। करंट पीक कर गया और पोटेंशियल इधर आ गया। ठीक है, तो और फिर बाद में लास्ट में करंट मिनिमम और पोटेंशियल फिर से जीरो, यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ही चीज़ से समझ आ जाएगा भाई करंट जीरो होना चाहिए, और वेरिएशन जो है ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। जो 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 जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे तो जो पोटेंशियल उसको मिलेगा अक्रॉस द टर्मिनल्स, उसी की वजह से करंट जो है ट्रांजिएंट फेज में जाके स्टेडी स्टेट की तरफ बढ़ता है। तो कभी भी पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, तो पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा तो ए बी सी कैंसिल, ऑप्शन डी सही। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला वाइज देखो तो भी ऐसे देख लो कि v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, तो वहाँ से भी आपको पता चल गया कि वोल्ट v इज स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, करंट और टाइम का ग्राफ होता है स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ देखो, इसमें दो ही वैल्यू है, एक ये थीटा वन और दूसरा ये थीटा टू। तो दो वैल्यू आएंगी, एक थीटा वन एक थीटा टू, और यहाँ पे स्लोप क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जीरो होता है, तो वहाँ पे स्लोप इज जीरो। इधर एक फिक्स वैल्यू स्लोप की और एक इधर फिक्स वैल्यू स्लोप की। तो फॉर्मूला से भी हाँ जी। सर जब हम करंट फ्लो लेकर आएंगे तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कैसे होगा? करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे होगा? ये मैक्सिमम जो स्टार्टिंग का वोल्टेज है ना वो ये है, देखो बेटा, इंडक्टर आपने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे आपने ये थी और यहाँ पे स्विच जो था वो ओपन था। ठीक है, तो t इक्वल्स टू जीरो पे स्विच ओपन है, जैसे आपने स्विच क्लोज किया, जैसे स्विच क्लोज किया तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? जीरो से बढ़कर स्टेडी करंट की तरफ जाएगी,
0 से बढ़ेगी धीरे धीरे और मैक्सिमम करंट पे जाएगी, राइट, ट्रांजिएंट फेज में। तो उस केस में जब शुरू में जैसी बैटरी कनेक्ट की तो ये दो जो इंडक्टर के टर्मिनल्स थे उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिला उसको, पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी के बराबर, जो Yes, ड्रॉप है, yes, sir. पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। जब भी हम किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, जब हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस की बात करते हैं। Yes. हम किसी भी डिवाइस की, हेलो, हाँ अभी आ रही हो क्या आवाज बेटा? जब भी हम किसी डिवाइस की बात करते हैं तो उसके अक्रॉस ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा, जितना आपने वोल्टेज बैटरी ने प्रोवाइड किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया उतना ही वोल्टेज अवेलेबल है इंडक्टर के पास, ठीक है। फिर जैसे ही मैक्सिमम करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो गया तो बैक ईएमएफ जनरेशन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में फ्री वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। उस केस में करंट तो मैक्सिमम होगा, करंट तो सर्ज कर रहा होगा इस सर्किट के थ्रू, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल बिकम 0, 0. क्योंकि इंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायर, वाई है ना, और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे इसके साथ जो ये वायर्स जुड़ी हुई थी ब्लू कलर की, इनके थ्रू तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, इन ब्लू कलर के वायर्स यहाँ तो बोल रहे हैं कि जितना वोल्टेज आपने यहाँ दिया वही यहाँ आ गया, तो ये एक भी पोटेंशियल सरफेस हो गया ना, ठीक उसी तरीके से ये भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अभी LR सर्किट पढ़ाऊंगा ना, LR LCR, उसमें और थोड़ा ग्राफ के साथ समझ आएगा ये सारी चीजें, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं, लॉन्ग सोलिनॉइड, ये करो। सोलिनॉइड क्या होता है, कॉइल ही होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स। Five hundred turns with when a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is this. The self inductance of the solenoid is, आपको L निकालना है। Yes. सर स्क्रीन नहीं दिख रही। Is it नो No, सर। Yes, sir. Yes, sir. सर अब नहीं दिख रही है। दिख रही है सर, बट आपकी आवाज सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है सर। नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रही है ना? नो सर। यस सर। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आया? ऑप्शन 1। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ गया ना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया। कैसे आया देखो, लॉन्ग सोलिनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 500। 500। फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न, मान लो इसको 5 डैश बोल देते हैं, कितना है? 4 × 10⁻³
फ्लक्स निकालें एफ फाई नेट, वो कितना आएगा? 500 into 10 to 4 into 10 to the power power minus. minus 3। एल स्क्रीन अभी भी दिखता तो सर स्क्रीन दिख रही है? आपकी वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं आ रही सर। तो यही फाई नेट किसके बराबर होता है? एल आई के बराबर, ठीक है। यस। इसी को सॉल्व कर लो अब। 500 into 4 into 10 to the power minus 3 is equal to L कितना दे रखा है? L वो तो निकाल निकालना। और I आपको 2 दे रखा है, तो L is equal to 250 into 4 1000, ये 1 आ गया, 1 हेनरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए देख लो एक बार सॉल्यूशन इसका। हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। 2 coils of self inductance are given, ठीक है। आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या इसमें के वैल्यू क्या आएगा बेटा? कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1। कैसे पता चला बेटा? सर उन्होंने बोला कि क्योंकि वो जितना एक इंडक्टेंस है उतना ही रुको, दूसरे में सारा का फिर सारा से शेयर हो। हाँ पूरा का पूरा। अरे क्या हो रहा है बार बार, आज तो ना नेटवर्क ने ज़्यादा ही परेशान कर लिया मुझे। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया ना? यस सर। रुको यार एक बार मैं इसको यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ। चलो ये क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे, फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझो। एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर छोड़ दूंगा। लाइव स्ट्रीम में पता दिक्कत ये आती है, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ना। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। जहाँ पर आपका वैसे नॉर्मल इंटरनेट चलता है ना, जरूरी नहीं वहाँ पे गूगल मीट चल जाए। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये शायद, यस सर। क्योंकि लाइव उसमें स्क्रीन का इशू आएगा। यूट्यूब चल जाएगा वहीं पे और कुछ नहीं चलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन में? आज एम का इज m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 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 L2। L1 L2, ठीक है। k अंडर रूट L1 L2। ये क्या हो गया यार, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा?
Am I audible? But Yes. Yes, sir. Yes, sir. यार अब तो मुझे लग रहा है गूगल मीट ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, लैपटॉप और टैब दोनों में। अच्छा अब कुछ हुआ इसको। जी, कुछ नहीं। चल ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहे। आया स्क्रीन? नहीं आया। No, No, sir. sir. No, sir. शेयर तो कर दिया यार मैंने। आ गया शायद अब। सर आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो 2 coils of self inductance 2 micro millihenry and 8 millihenry are placed। ठीक है, वन इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालना है, एम इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, के की वैल्यू 1 है क्योंकि कंप्लीटली लिंक्ड है, अंडर रूट ऑफ L1 L2। L1 की वैल्यू आपको 2 इंटू 10⁻³ है, L2 की वैल्यू जो है वो है 8 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है? 16। 4 आएगा ना, चाहे बाकी कुछ भी आए तो 4 million. 4 आएगा। Yes, sir. तो है ना, 8 टू 16 आ रहा है ना, 16 का अंडर रूट 4 ही आएगा, बाकी मिली था और 10⁻⁻6 का अंडर रूट -3 आ जाएगा। तो 4 मिली हेनरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन अभी तक करे सब समझ आ गए बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, अब इसके आगे ना ये ट्रांजिएंट का है, ये बाद में कराऊंगा मैं कि करंट कैसे वेरी करता है। और अभी कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आप कर पाओगे, ये भी नहीं कर Sir, पाओगे नहीं वैसे। Sir, screen नहीं दिख रही. नहीं दिख सर रही। स्क्रीन गई। तो एक काम करो, इतने ही क्वेश्चन आज हमारे से इसमें हो पाते, 1-2 क्वेश्चन होंगे उसको मैं होमवर्क लिख के आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, उसमें आप कर लेना। शायद 2 ही क्वेश्चन होंगे जो आप कर पाओगे, एक ये कर पाओगे, सर हो गई। ये कर हाँ आ हो गई ये आ कर गई। पाओगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेल्फ ये कर पाओगे। बस इतने ही क्वेश्चन है। एक ये कौन सा है, एल इज गिवन एज दिस, हाँ ये भी कर पाओगे। ठीक है, ये भी कर पाओगे। तो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं बेटा, इनको इस पीडीएफ में से पढ़ना, कर पाओगे। 2 क्वेश्चन जो बच गए हमारे वो हम अगला कंसेप्ट पढ़ के उससे कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट अब इस चैप्टर का बच गया है, इसमें एडी करंट बचा है, जनरेटर बच गया है, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा आए भी नहीं है, जितने आए सारे कर लेंगे अगली क्लास में, और बाकी इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो yes, इसको sir. मैं पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा आपसे। बाकी सर डाउट्स हैं वो बच्चे स्टे बैक कर लें, बाकी सब ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। Bye. Bye, sir. बाय बाय सर। बेटा।